हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स जीके जीएस डिफाइनर। तो शुरू करते हैं 3 सितंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन रियल जीडीपी हैज़ ग्रू बाय द अप्रैल जून क्वार्टर। तो इंडिया का जो रियल जीडीपी है वो अप्रैल जून के क्वार्टर में कितना बढ़ा है? तो इसका जवाब होगा 7.8%। Indian real GDP has grew by 7.8% in the April-June quarter। तो अप्रैल जून तिमाही में भारतीय वास्तविक GDP 7.8% बढ़ी है। On August 31st, the Ministry of Statistics and Program Implementation released data showing that India's gross domestic product GDP grew by 7.8% in the quarter that ended on June 30। तो 31 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो डेटा जारी किया गया उस जिसमें दिखाया गया कि 30 जून को सप्ताह तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 7.8% से बढ़ा है। इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट GVA growth in the economy accelerated to a 4-quarter high in the first quarter of this financial year। तो भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद GDP और अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धित GVA की वृद्धि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 4/4 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। Economists believe a weak monsoon, high inflation, and global headwind could slow growth in the remainder of 2023 to 2024। तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कमज़ोर मानसून और उच्च मुद्रास्फीति और वैश्विक प्रतिकूलताएं 2023-24 के शेष समय में विकास को धीमा कर सकती है। Our next question is Climate Football Cup 2023, the first ever professional football tournament started at which place on 1st September। तो जो क्लाइमेट फुटबॉल कप है वो पहली बार कहाँ में आयोजन किया गया है 1 सितंबर से? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा लद्दाख। Climate Football Cup 2023, the first ever professional football tournament in the Union Territory of Ladakh began on 1 September। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहला पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 1 सितंबर को शुरू किया गया। The 7-day event will be held at the Open Astrov Stadium in Spithook, Leh। तो जो 7 दिवसीय कार्यक्रम लेह के स्पिथुक में ओपन एस्ट्रोफ स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो 4 टीम आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। तो जो प्रतियोगिता में 4 टीम भाग ले रहे हैं, इनमें से दिल्ली फुटबॉल क्लब, तिब्बती नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, लद्दाख प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब और लद्दाख स्टेट टीम है। ओपन स्टेडियम इन द स्टेट ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी ऑफ लद्दाख। तो जो ओपन स्टेडियम लद्दाख की अत्याधुनिक खेल की सुविधा से लैस है। दिस स्टेडियम इज बिल्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,000 फीट अबव द सी लेवल। तो ये स्टेडियम समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। Who has recently won Singapore's presidential election? तो सिंगापुर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, इनमें कौन जीता है? तो इसका जवाब होगा थरमन शनमुगारत्नम। थरमन शनमुगारत्नम हैज़ ओन सिंगापुर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। थरमन शनमुगारत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। शनमुगारत्नम इज़ एन इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर सीनियर मिनिस्टर। तो शनमुगारत्नम भारतीय मूल के पूर्व इकोनॉमिस्ट और वरिष्ठ नेता भी है। शनमुगारत्नम ओन ओवर 70% ऑफ वोट्स इन सिंगापुर फर्स्ट कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल पोल सिंस 2011। तो शनमुगारत्नम ने जो 2011 साल के बाद सिंगापुर के पहले राष्ट्रपति चुनाव में 70% से भी अधिक वोट से जीते हैं।
Shanmugaratnam had served as Singapore's Deputy Prime Minister from 2011 to 2019. षणमुगारत्नम ने 2011 से 19 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था. Shanmugaratnam will be Singapore's third Indian origin president after Salapan Ramanathan and Chengara Vetil Nair. सल्लापन रामनाथन और चेंगारा वेटिल देवन नायर के बाद षणमुगारत्नम सिंगापुर के तीसरे भारतीय मूल के राष्ट्रपति होंगे. Next question is, International Aerospace Conference was jointly organized by Ministry of Civil Aviation and Confederation of Indian Industry. International Aerospace Conference has been inaugurated by Jyotiraditya M. Scindia. अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है. It was jointly organized by the Ministry of Civil Aviation and the Confederation of Indian Industry. इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिषद ने संयुक्त रूप से किया था. It was organized on September 1st and 2nd, 2023 in ग्वालियर, मध्य प्रदेश. इसका आयोजन 1 और 2 सितंबर 2023 के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया था. The International Aerospace Conference is a G20 initiative in the aerospace sector. अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन एरोस्पेस क्षेत्र में G20 का एक पहल है. Its main aim is to promote trade and investment among G20 countries. इसका मुख्य उद्देश्य G20 देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है. हमारा अगला क्वेश्चन है, भद्रवा राजमा and Ramansulai honey of have been granted GI tags which from Jammu and Kashmir. Bhaderwa Rajma and Ramansulai honey of Jammu and Kashmir have been granted GI tags. तो जम्मू कश्मीर के भद्रवा राजमा और रमनसुलाई शहद को GI टैग दे दिया गया है. Bhadrava Rajma and Ramansulai honey, two world-famous local specialty products of Jammu and Kashmir, get the geographical indication tag. तो जम्मू कश्मीर के दो विश्व प्रसिद्ध स्थानीय विशेष उत्पाद भद्रवा राजमा और रमनसुलाई शहद को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिल गया है. The process of getting GI tagging of these products was started by Department of Agriculture and Farmers Welfare जम्मू. तो इन उत्पादों के GI टैगिंग प्राप्त करने के प्रक्रिया कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जम्मू द्वारा शुरू की गई थी. Bhadrawa Rajma is mainly cultivated in Jammu and Kashmir. It is also known Kashmiri Rajma. भद्रवा राजमा को खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर की जाती है. इसे कश्मीरी राजमा के नाम से भी जाना जाता है. रमनसुलाई हनी इज़ द हनी ऑफ सुलाई प्रोड्यूस्ड रमन डिस्ट्रिक्ट. तो रमनसुलाई शहद रमन जिले में उत्पादित सुलाई का शहद है. After the GI tag, only authorized users will have exclusive rights to use geographical indication of this product. तो GI टैग के बाद केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के पास ही इस उत्पादों के भौगोलिक संकेत का उपयोग करने का विशेष अधिकार होगा. हमारा अगला क्वेश्चन है, The 5th annual defense dialogue between India and Bangladesh held in which city? तो जो 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, वो किस शहर में किया गया था? तो इसका आंसर होगा ढाका. The 5th annual defense dialogue between India and Bangladesh held in Dhaka. भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता ढाका में आयोजित हुई. India and Bangladesh organized the 5th annual defense dialogue on 28 August in Dhaka. भारत और बांग्लादेश ने 28 अगस्त को ढाका में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया. The annual defense dialogue is the highest
इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरैक्टिव मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो वार्षिक रक्षा संवाद भारत और बांग्लादेश के बीच सर्वोच्च संस्थागत संवादात्मक तंत्र है। Both countries have reviewed the ongoing defense cooperation activities. They also expressed satisfaction at the increasing defense cooperation engagement. तो दोनों देशों ने चल रही रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की है और उन्होंने बढ़ती रक्षा सहयोग गतिविधियों पर भी संतोष व्यक्त किया है। The talks between both countries covered the existing bilateral exercise and they also agreed to increase the complexity of this exercise. तो दोनों देशों के बीच बातचीत में मौजूदा त्रिपक्षीय अभ्यासों पर चर्चा हुई और वो इन अभ्यासों की जटिलता बढ़ाने पर भी सहमत हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एआई स्कूल वाज लॉन्च्ड इन द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो भारत का जो पहला एआई स्कूल है वो राज्य की राजधानी में खोला गया, लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर होगा केरला। तो इंडियाज़ फर्स्ट एआई स्कूल लॉन्च्ड इन केरला's कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम। तो भारत का पहला एआई स्कूल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। द स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जो स्कूल है शांतिगिरी विद्या भवन सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इट ऑफर्स रिसोर्सेज गाइडेंस एंड प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम। यह परीक्षा के लिए संसाधन, मार्गदर्शन और तैयारी का भी प्रदान करते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनैगुरेटेड द स्कूल। तो जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इस स्कूल का उद्घाटन किया। द एआई स्कूल इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन iLearning Engines of USA and वैदिक ई स्कूल। तो जो एआई स्कूल iLearning Engine USA और वैदिक ई स्कूल के बीच साझेदारी का परिणाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव 27% रिजर्वेशन फॉर OBCs इन लोकल बॉडीज़ इन अगस्त 2023। तो किस राज्य ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। तो इसका जवाब होगा गुजरात गवर्नमेंट। द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव 27% रिजर्वेशन फॉर OBCs इन लोकल बॉडीज़ लाइक पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड सिविक कोऑपरेशंस। गुजरात सरकार ने पंचायतों, नगर पालिकाओं और नागरिक निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने का फैसला किया है। द रिजर्वेशन फॉर ओबीसी हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 10% to 27% इन द पंचायत्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो जो पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण मौजूदा 10% से बढ़ाकर 27% कर दी गई है। द अनाउंसमेंट हैज़ मेड बाय गुजरात हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल। तो ये जो घोषणा है वो गुजरात के जो स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने की है। However, the reservation for OBCs in the PESA PESA notified areas will remain 10% to protect the interest of tribals। हालांकि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पैसा अधिसूचित क्षेत्र में ओबीसी का आरक्षण 10% ही रहेगा। The existing reservation for scheduled caste and scheduled tribes will remain unchanged। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा आरक्षण अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% इथानॉल फ्यूल बेस्ड कार। तो किस देश ने पहला विश्व का 100% इथानॉल फ्यूल कार का अनावरण किया। तो इसका जवाब होगा
India. Union Minister for Road Transport and Highways launched world's first 100% ethanol fuel based car. तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने दुनिया की पहली 100% इथानॉल ईंधन आधारित कार लॉन्च की है. The world's first 100% ethanol fueled based car was launched in New Delhi. तो जो ये इथानॉल 100% इथानॉल ईंधन पर आधारित कार न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है. The world's first BS4 Stage 2 electrified flex fuel vehicle has been launched that can function fully on ethanol blend fuel. तो दुनिया का पहला BS4 स्टेज 2 वैद्युतीकरण फ्लेक्स ईंधन वाहन लॉन्च किया गया है जो पूरी तरह से इथानॉल मिश्रित ईंधन पर काम कर सकता है. The flex fuel is the technology that allows an engine to utilize ethanol blended petrol or gasoline beyond 20%. तो फ्लेक्स फ्यूल एक ऐसी तकनीक है जो इंजन को 20% से अधिक इथानॉल मिश्रित पेट्रोल या गैसोलीन का उपयोग करने की अनुमति देती है. द एम इज़ टू रिड्यूस footprint, improve sustainable mobility and increase India's dependency on traditional fuel sources. तो इसका उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, टिकाऊ गतिशीलता में सुधार करना और पारंपरिक ईंधन स्रोतों पर भारत की निर्भरता को कम करना है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना. थैंक यू सो मच.